हेलो एवरीवन। चलो बेटा, नया चैप्टर आपका कॉस्ट अकाउंट्स में शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है बेटा कॉस्ट बुक कीपिंग। हेडिंग सब लिखो, कॉस्ट बुक कीपिंग। बेटा चलो डिस्कस करना शुरू करते हैं। बेटा इसमें पहले हेडिंग लिखना, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। बेटा इस चैप्टर के हिसाब से ना अकाउंटिंग बेटा दो तरह की होती है। दो तरह की अकाउंटिंग होती है। एक को हम कहते हैं नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग, एक को हम कहते हैं नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग, और दूसरी को हम कहते हैं बेटा इंटीग्रल यानी इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। तो एक होती है नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग और बेटा दूसरी होती है इंटीग्रल यानी इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। दूसरी होती है इंटीग्रल यानी इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। तो ये दो तरह की अकाउंटिंग बेटा हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, नॉन इंटीग्रल और इंटीग्रल अकाउंटिंग। चलो बेटे स्टार्टिंग करते हैं बेटा पहले नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग से। हेडिंग लिखो, नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग। चलो स्टार्टिंग हम करेंगे नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग से। बेटा क्या होती है नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग, इसके बारे में पहले लिखना शुरू करोगे। सम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स some manufacturing concerns maintain two set of books, maintain two set of books, that is cost books and financial books. Some manufacturing concerns maintain two set of books, that is cost books and financial books. लिखो बेटा। फिर each set of books, each set of book discloses a separate profit. Each set of book discloses a separate profit and therefore need for preparation, of reconciliation statement arises, and therefore need for preparation of reconciliation statement arises. This accounting is known as non integral accounting. This accounting is known as
नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग। चलो कॉपी करो बेटा, फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाना शुरू करता हूं। कॉपी कर लो बेटा। चलो अब मेरी बात सुनना बेटा। बेटा काफी हद तक ये बात ना मैं आपसे पहले भी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर मैंने कराया था, उसमें मैंने करी थी कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स बेटा ऐसी होती हैं जो अपने पास ना दो सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करती हैं। एक को हम कहते हैं कॉस्ट बुक्स और एक को हम कहते हैं फाइनेंशियल बुक्स। ठीक है, अब क्योंकि सेट ऑफ बुक्स दो हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट्स भी कितने आते हैं बेटा? दो आएंगे। एक प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स और एक प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। और दोनों प्रॉफिट जनरली बेटा सेम नहीं होते हैं। दोनों प्रॉफिट्स में जनरली क्या आता है? डिफरेंस। और उन डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए बेटा हम क्या बनाते थे? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा इस अकाउंटिंग को ना हम क्या कहते हैं? नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग। मतलब याद रखना बेटा, नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग में सेट ऑफ बुक्स हमेशा बेटा दो बनेंगी, एक कॉस्ट बुक्स और एक फाइनेंशियल बुक्स। बुक्स दो हैं तो प्रॉफिट भी दो आएंगे, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये दोनों प्रॉफिट्स जनरली सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंस क्यों आ रहा है, किन रीजंस की वजह से आ रहा है, उसके लिए क्या बनाते हो बेटा? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पक्का? तो मेरे को एक बात दोबारा बता दो बेटा, नॉन इंटीग्रल में सेट ऑफ बुक्स कितनी होती हैं? दो, कॉस्ट बुक्स और फाइनेंशियल बुक्स। और बेटा याद रखना, हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? कॉस्ट अकाउंट्स। तो हमें कौन सी बुक्स बनानी है बेटा? हमें कॉस्ट बुक्स बनानी है। तो आपको अपना सारा ध्यान कौन सी बुक्स को बनाने में देना है? कॉस्ट बुक्स को बनाने में हमें ध्यान देना है। चलो बेटे, हेडिंग लिखो, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट बुक्स। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट बुक्स। बेटा इंपॉर्टेंट बात मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान से बेटा मेरी बात सुननी है। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट बुक्स। सुनो बेटा, बेटा एक बात याद रखना, कॉस्ट बुक्स में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट ओपन होता है ना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट वो ओपन होता है बेटा, उसका नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इसे हम एक नाम और देते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट है जो कॉस्ट बुक्स में बेटा ओपन होता है। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यानी बेटा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्यों ओपन करते हैं ये अकाउंट, पर्पस क्या है, सब समझेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा। बेटा अब ना इसका यूज, बेसिक यूज इसका क्या है, लिखना, दिस अकाउंट इज ओपन्ड in order to complete. This account is opened in order to complete double entry in cost books. तो इस अकाउंट को ओपन करने का मेन पर्पस बेटा क्या है? टू कंप्लीट डबल एंट्री। मैं आपको रीजन बताता हूं, जरा बेटा ध्यान से देखो। बेटा एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो।
मेरे को ना बेटा एक ना सिंपल एंट्री जरा आप लोग बताना। चलो मुझे एक एंट्री बना के बताओ बेटा, कैश परचेजेस। सिंपल, मैं ज्यादा अभी कुछ डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं आपसे। कैश परचेजेस की बेटा एक सिंपल एंट्री बना के बताओ। क्या एंट्री बनाते हो नॉर्मली? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा अब ना एक प्रॉब्लम क्या है, सुनो। अब एक प्रॉब्लम क्या है, जो फाइनेंस बेटा जो कॉस्ट बुक्स है ना, कॉस्ट बुक्स में बेटा कैश अकाउंट ओपन होता ही नहीं है बेटा। कैश अकाउंट फाइनेंशियल बुक्स में ओपन होता है, कैश अकाउंट कॉस्ट बुक्स में ओपन नहीं होता है बेटा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, नो कैश अकाउंट इज ओपन्ड इन कॉस्ट बुक्स। तो बेटा याद रखना, कॉस्ट बुक्स में कोई कैश अकाउंट ओपन होता ही नहीं है। कॉस्ट बुक्स में कोई कैश अकाउंट ओपन होता ही नहीं है बेटा। तो अब बेटा सोचो दिक्कत क्या आएगी। दिक्कत बेटा ये आएगी कि आप परचेजेस को तो आप डेबिट कर दोगे, लेकिन बेटा क्रेडिट किसको करोगे? कैश अकाउंट तो ओपन होता नहीं है। अगर क्रेडिट करोगे नहीं तो ट्रायल बैलेंस बेटा टैली नहीं करेगा। तो किसी ना किसी अकाउंट को तो क्रेडिट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट डबल एंट्री। और बेटा उसके लिए हम एक फिक्शनल अकाउंट, फिक्टिशियस अकाउंट ओपन करते हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इस अकाउंट का मेन पर्पस यही है, टू कंप्लीट डबल एंट्री इन कॉस्ट बुक्स। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ बेटा, कैश तो क्रेडिट कर नहीं सकते बेटा, क्योंकि कैश अकाउंट ओपन ही नहीं होता है। तो कैश की जगह क्रेडिट आप करोगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और बेटा ये एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ आई? ऐसे आप ना एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स बेटा ले सकते हो। अभी सुनना मेरी बात, कॉपी कर लो पहले इतना। अब चलो एक और, क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस, मुझे एक बात बताओ बेटा, क्रेडिट परचेजेस की एंट्री क्या बनाते हो? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यही एंट्री बनाते हो। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है बेटा, ये जो क्रेडिटर्स अकाउंट है ना, ये बेटा कॉस्ट बुक्स में ओपन होता ही नहीं है बेटा। ये सिर्फ कौन सी बुक्स में ओपन होता है? ये सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में बेटा ओपन होता है। ये कॉस्ट बुक्स में ओपन होता ही नहीं है। तो अब सोचो दिक्कत क्या आएगी। ये तो कॉस्ट बुक्स में ओपन होता ही नहीं, तो दिक्कत क्या आएगी? परचेजेस को तो डेबिट कर दोगे, लेकिन क्रेडिट किसको करोगे? क्रेडिटर्स अकाउंट तो ओपन होता नहीं, तो बेटा क्रेडिट हम करते हैं किसको? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बेटा ये ना जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एक तरह से ना पपलू है बेटा, जहां मर्जी फिट करना चाहते हो ना फिट कर देते हो। कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड्स में जोकर होता है, जोकर को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। बेटा ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट एक तरह से जोकर है। अगर आपको डबल एंट्री कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही है बेटा, तो वहां पर समझ जाना क्या यूज होने वाला है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। पक्का? कॉपी करो बेटा। एक और एग्जांपल करते हैं। क्रेडिट
सेल्स। चलो नॉर्मल एंट्री बताओ बेटा, क्रेडिट सेल्स की क्या करते हो? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा फिर से दिक्कत पता है क्या आएगी? कॉस्ट बुक्स में बेटा डेटर्स अकाउंट ओपन होता ही नहीं है। कॉस्ट बुक्स में डेटर्स अकाउंट बेटा ओपन होता ही नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, सेल्स को तो आप क्रेडिट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन डेबिट किसको करोगे? डेटर्स अकाउंट तो ओपन होता नहीं है। तो बेटा डेटर्स की जगह आप बेटा डेबिट करोगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का मेन पर्पस बेटा क्या है, तो क्या कहोगे? टू कंप्लीट डबल एंट्री इन कॉस्ट बुक्स। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप चाहो तो ओरली भी कर सकते हैं। वेजेस पेड, बेटा वेजेस पेड की क्या एंट्री बनाते हो? वेजेस टू कैश, लेकिन कैश अकाउंट तो ओपन होता ही नहीं, तो कैश की जगह क्या आ जाएगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट। तो एंट्री बन गई वेजेस डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स इंकर्ड, क्या एंट्री बनाते हो? फैक्ट्री ओवरहेड्स टू कैश, लेकिन कैश तो बनता ही नहीं, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट टू कैश की जगह जनरल लेजर एडजस्टमेंट। लो बेटा कॉपी करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब बेटा अगली हेडिंग लिखना जरा, अकाउंट्स टू बी ओपन्ड इन कॉस्ट बुक्स। अकाउंट्स टू बी ओपन्ड इन कॉस्ट बुक्स। अकाउंट्स टू बी ओपन्ड इन कॉस्ट बुक्स। चलो बेटा बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात शुरू कर रहा हूं, सीक्वेंस जरा सबने समझना है बेटा। ये अकाउंट्स टू बी ओपन्ड इन कॉस्ट बुक्स। बेटा पता है क्या, सुनो, मैंने आपको पहले भी कहा था ना, हमें कौन सी बुक्स बनाने पे ध्यान देना है बेटा? फाइनेंशियल बुक्स हमें नहीं बनानी है, हमें कॉस्ट बुक्स को बनाने में बेटा ध्यान देना है। और जब मैं कॉस्ट बुक्स बोलता हूं तो ये बात आपको बेटा याद होगी, मैंने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर में भी कहा था, जब हम कॉस्ट बुक्स बोलते हैं तो बाय कॉस्ट बुक्स आई मीन कॉस्ट शीट। कॉस्ट बुक्स से बेटा मेरा मतलब कॉस्ट शीट होता है। कॉस्ट बुक से मेरा मतलब क्या होता है बेटा? कॉस्ट शीट। बस पता है फर्क क्या है, यहां पर कॉस्ट शीट आपको स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं बनानी है बेटा, लेजर अकाउंट्स खोल के आपको बेटा कॉस्ट शीट बनानी है। और बेटा थोड़ा सा ना लेंदी है काम, टोटल लगभग 10 से 11 लेजर अकाउंट्स ओपन होंगे। ठीक है, किस सीक्वेंस में ओपन होने हैं बेटा, वो मैं आपको ना एक तरीका बताऊंगा, तो वो तरीका थोड़ा सा आप याद रखना, तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, थोड़ा सा लेंदी है, एक एक करके बेटा देखना शुरू करेंगे। चलो आओ मेरे साथ साथ। फर्स्ट मुझे एक बात बताओ बेटा, कॉस्ट शीट याद करना, बस कॉस्ट शीट। मुझे बताओ कॉस्ट शीट में सबसे पहले बेटा क्या आता था? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता था ना सबसे पहले। तो सबसे पहला जो अकाउंट बनेगा ना, वो बनेगा स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये बेसिकली मटेरियल अकाउंट ही है। स्टोर्स का मतलब ही मटेरियल होता है बेटा। तो सबसे पहला अकाउंट बनेगा स्टोर्स का यानी मटेरियल का। चलो अब बताओ मटेरियल के बाद कॉस्ट शीट में बेटा क्या आता था? डायरेक्ट वेजेस यानी डायरेक्ट लेबर ऐड होती थी बेटा। चलो
सेकंड अकाउंट जो बेटा आप बनाओगे वो है वेजेस कंट्रोल अकाउंट। सेकंड अकाउंट जो आप बनाओगे वो है बेटा वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, चलो अभी पहले अकाउंट खोल लेंगे सारे। थर्ड, अच्छा वेजेस हो गया, ये बेटा क्या आ जाती थी, प्राइम कॉस्ट आ जाती थी। इसके बाद क्या आते थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अगला अकाउंट जो आप बनाओगे बेटा दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। थर्ड है फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। लो बेटा, फिर फोर्थ बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स आप ऐड करते थे तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती थी। इसके बाद आप ट्रीटमेंट करते थे वर्क इन प्रोग्रेस का। तो अगला अकाउंट बेटा बनेगा वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। अगला अकाउंट बनेगा वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। सीक्वेंस क्लियर हो रहा है? तो बिल्कुल कॉस्ट शीट का सीक्वेंस है। चलो बेटा, फिफ्थ हो गया वर्क इन प्रोग्रेस तक। चलो बेटा, ये आ जाता था नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है बेटा, अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट में आप वो मैं नील अज्यूम कर रहा हूं बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपकी प्राइमरी पैकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो सब मैं नील मान के चल रहा हूं बेटा। फिर हमारा अगला बेटा जो आता था मेन, यही आ जाता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फिर आता था फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग। तो अगला अकाउंट बनाओगे बेटा फिनिश्ड गुड्स का कंट्रोल अकाउंट। सीक्वेंस समझ आ रहा है बेटा सबको? बिल्कुल कॉस्ट शीट के सीक्वेंस में चल रहे हैं। लो बेटा, फिनिश गुड्स भी आ गया, ये आ जाता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आप ऐड करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है बच्चे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के बाद आते थे सेलिंग ओवरहेड्स। तो सेलिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। सेलिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। फिर एट्थ बेटा, सेलिंग ओवरहेड्स को जब आप ऐड करते थे ना, ये आ जाता था कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अगला अकाउंट बनाओगे कॉस्ट ऑफ सेल्स का कंट्रोल अकाउंट। एट्थ, नाइन्थ, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप ऐड करते थे प्रॉफिट, और वो क्या आती थी, सेल्स। तो नाइन्थ आप बनाओगे सेल्स कंट्रोल अकाउंट। नाइन्थ आप बनाओगे सेल्स कंट्रोल अकाउंट। फिर बेटा टेंथ, टेंथ आप बनाओगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बेटा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो टोटल बेटा 10 अकाउंट्स तो ये बनेंगे, और इसके अलावा एक तो खैर बेटा बनना ही बनना है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। वो मैं खैर मैं यहां पर बना नहीं रहा हूं, वो सिंपल है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल बेटा 11 अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने। याद कैसे करने उसका मैंने आपको तरीका बताया। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद रखो, आपके 11 अकाउंट्स बेटा ओपन हो जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम एंट्रीज की पोस्टिंग बेटा देखेंगे जरा इनमें। आओ मेरे साथ साथ। स्टोर्स, चलो बेटा मैं आपसे एक एक करके ना डिस्कस करता जाऊंगा, ध्यान से सुनिए बेटा। अच्छा मुझे बताओ स्टोर्स का मतलब बेटा क्या था? मटेरियल। तो सबसे पहले तो बेटा मटेरियल का आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बाय साइड पे आ जाएगा मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। आपने मटेरियल परचेज करा, ठीक है, फॉर कैश, फॉर कैश, क्या एंट्री बनाओगे बेटा? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू
कैश, लेकिन कैश अकाउंट तो ओपन होता नहीं, तो क्या आएगा? टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा एक बात बताओ, अगर क्रेडिट परचेज करा मटेरियल तो क्या एंट्री करोगे? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, लेकिन क्रेडिटर्स अकाउंट तो बनता नहीं, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी मुझे ना एक बात क्लियर हुई बेटा, कैश परचेज करो या क्रेडिट परचेज करो बेटा, एंट्री तो स्टोर्स डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ही होनी है। ब्रैकेट्स में लिख लो परचेजेस। बात समझ आई? अब बेटा एक बात याद रखना, मटेरियल दो तरह का होता है बेटा, एक तो होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है बेटा इनडायरेक्ट मटेरियल। अब कुछ बातें ना बेटा ओवरहेड्स चैप्टर की भी आएंगी, तो ध्यान से बेटा सुनना। सुनो, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने ओवरहेड चैप्टर में बताया था कि डायरेक्ट मटेरियल और बेटा इनडायरेक्ट मटेरियल में डिफरेंस क्या है। बेटा जो डायरेक्ट मटेरियल होता है ना, डायरेक्ट मटेरियल, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल का कोई रिलेशन प्रोडक्शन के साथ नहीं होता है। तो मैंने क्या कहा, ये जो बचे डायरेक्ट मटेरियल होता है ना, ये दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो पता है इस डायरेक्ट मटेरियल का होता क्या है? सुनो, इस डायरेक्ट मटेरियल का होता क्या है? दिस डायरेक्ट मटेरियल is issued, this direct material is issued to production department, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस डायरेक्ट मटेरियल को बेटा लगाता है पहले वर्क इन प्रोग्रेस पे, फिर फिनिश गुड्स पे। सीधे फिनिश गुड्स पे नहीं लगता है बेटा, पहले वर्क इन प्रोग्रेस पे लगता है, फिर फिनिश गुड्स पे। तो मैंने क्या कहा, ये डायरेक्ट मटेरियल हमने क्या करा बेटा? इशू। तो आप बाय साइड पे लिखोगे, बाय साइड पे इशू किया ना, तो मटेरियल कम हो गया, तो बाय साइड पे। अच्छा किसको इशू किया बेटा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस मटेरियल को किस पे लगाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस पे। तो यहां लिखोगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखना ताकि आपको याद रहे डायरेक्ट मटेरियल। समझ आया बेटा? और वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में लिखना, ये देखो एक लाइन छोड़ के लिखना, एक लाइन छोड़ के, टू स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट, ब्रैकेट्स में डायरेक्ट मटेरियल। लो बच्चे, पक्का ये बताओ किसका ट्रीटमेंट था बेटा? डायरेक्ट मटेरियल का। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये जो बेटा इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, आपको याद होगा मैंने ओवरहेड चैप्टर में बताया था, इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी होती है ना बेटा, वो सब ओवरहेड्स का पार्ट होती है। ठीक है? कौन से ओवरहेड्स का बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड्स का। तो इनडायरेक्ट मटेरियल बेटा चला जाता है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। कौन से ओवरहेड्स का? फैक्ट्री ओवरहेड्स का, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है? और फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखो बेटा टू स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट, इनडायरेक्ट मटेरियल। समझ आई बेटा? तो बेटा ये जो स्टोर्स अकाउंट है ना, ये बेटा आपका क्लोज हो जाएगा। अभी मेन मेन बातें बताई हैं मैंने आपको सिर्फ। तो डायरेक्ट मटेरियल चला जाएगा बेटा वर्क इन प्रोग्रेस में, और इनडायरेक्ट मटेरियल चला जाएगा बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। रीजंस क्लियर हुए सबको? चलो आओ, सेकंड आता है बेटा, सीक्वेंस में चलेंगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। सुनो बेटा, एंट्री बताना, वेजेस पे करी, क्या एंट्री बनाओगे? वेजेस डेबिट टू कैश, लेकिन कैश अकाउंट तो बनता नहीं, तो क्या एंट्री बनेगी? वेजेस डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। अच्छा बच्चे, वेजेस भी दो होती है ना, डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस। अब बताओगे बेटा डायरेक्ट वेजेस का क्या होगा? वही जो डायरेक्ट मटेरियल का हुआ था बेटा। डायरेक्ट वेजेस का क्या होगा?
डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किस पे लगाएगा बेटा? पहले वर्क इन प्रोग्रेस पे। तो डायरेक्ट वेजेस लग जाएंगी बेटा जाके वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में, डायरेक्ट वेजेस। और जो इनडायरेक्ट वेजेस हैं बेटा, इनडायरेक्ट खर्चे किसका पार्ट होते हैं? ओवरहेड्स का। इनडायरेक्ट वेजेस कौन से ओवरहेड्स का पार्ट है बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड्स का। तो इनडायरेक्ट वेजेस लो बेटा, ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज। और पोस्टिंग कर लो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखो डायरेक्ट वेजेस, और फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में लिखो टू टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, इनडायरेक्ट वेजेस लो बेटा। ये आपका सेकंड अकाउंट भी बेटा वेजेस कंट्रोल अकाउंट भी क्लोज हो गया। कॉपी करते रहो साथ साथ बेटे, मेरे ख्याल से समझ आ रहा है, सीक्वेंस क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब बताओ बेटा थर्ड अकाउंट हमारे सामने कौन सा आता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। ध्यान से सुनना है बेटा, एक एंट्री बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड्स इंकर्ड। एंट्री बनेगी फैक्ट्री ओवरहेड्स टू कैश। कैश तो बनता नहीं, तो कैश की जगह टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बात समझ आई? अब मेरी एक बात सुनना, जरा एक नई बात करेंगे बेटा जो आप वैसे कर चुके हो। मुझे बेटा एक बात का जवाब दोगे? अगर आपको ओवरहेड चैप्टर के लास्ट के क्वेश्चंस याद हो तो हम कुछ स्टेप्स करते थे। एक्चुअल ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, फिर एक्चुअल को एब्जॉर्ब से कंपेयर करते थे, अंडर एब्जॉर्प्शन आता था या ओवर एब्जॉर्प्शन आता था, है ना? वही काम हम यहां पर कर रहे हैं बेटा। बेटा डेबिट साइड पे जो ये ओवरहेड्स आए हैं ना, ये हैं बेटा एक्चुअल ओवरहेड्स। लिखो मेरे साथ साथ, डेबिट साइड पे कौन से आएंगे? एक्चुअल ओवरहेड्स। और बेटा क्रेडिट साइड पे कौन से आएंगे? एब्जॉर्ब्ड। और ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कहां पर होते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में। तो ब्रैकेट में लिखना एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो अब मुझे एक बात बताना, आपसे पूछूंगा मैं, मुझे एक बात बताओ, सपोज सपोज एक्चुअल ओवरहेड्स हैं 1 लाख, और बेटा सपोज एब्जॉर्ब्ड हैं 95, तो मुझे बताओ एब्जॉर्ब कम हुए या ज्यादा? एब्जॉर्ब कम हुए ना, तो 5,000 का बेटा क्या आएगा? अंडर एब्जॉर्प्शन। अब याद करो, अंडर एब्जॉर्प्शन के बाद अगला स्टेप होता था रीजन, नॉर्मल रीजन या एबनॉर्मल रीजन। पता है अब इन क्वेश्चंस में ना गिवन नहीं होता है बेटा नॉर्मल है या एबनॉर्मल रीजन है, पक्का? तो आप हमेशा एबनॉर्मल रीजन मान के चलोगे, और क्योंकि एबनॉर्मल रीजन की वजह से अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो कहां जाएगा बेटा? याद करो, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पर आप लिखोगे बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखना अंडर एब्जॉर्प्शन। 5,000। बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? अच्छा व्हाट इफ बेटा ये 95 की जगह, ये 95 की जगह 1,05,000 होता, तो बेटा 5,000 का ओवर एब्जॉर्प्शन आता और वो टू साइड पे आता, उसे भी हम एबनॉर्मल रीजन की वजह से मानते, और कहां जाता? कॉस्टिंग पीएल में। ओवर एब्जॉर्प्शन लो बेटा। तो ये बचे आपका अकाउंट हो जाएगा क्लोज। मेरे ख्याल से बेटा बात समझ आई सबको?
लो बेटा कॉपी करो यहां तक पहले। अच्छा, आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स में बाय वर्क इन प्रोग्रेस लिखा है ना, तो वर्क इन प्रोग्रेस में लिखना टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। लो बेटा आ गया सबका। चलो, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद बेटा अगला अकाउंट आता है वर्क इन प्रोग्रेस का। सबसे पहले आएगा वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आ गया आपका बेटा ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मेरी ना एक बात समझना बेटा, आप ना अब एक बात नोटिस करोगे बेटा कि हम बेसिकली बना कॉस्ट शीट ही रहे हैं, बस थोड़ा सा अकाउंट फॉर्म में बना रहे हैं। मैं प्रूफ करता हूं बेटा ये बात। देखो, बना हम कॉस्ट शीट ही रहे हैं। ये देखो, मुझे बताओ बेटा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस। ये देखो, ये रहा डायरेक्ट मटेरियल और ये रही बेटा डायरेक्ट वेजेस। बेटा डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस क्या होती है? प्राइम कॉस्ट। तो आगे प्राइम कॉस्ट। अब देखो, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या आ जाती है बेटा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फिर बताओ बेटा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, बाय साइड पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बेटा, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। तो बताओगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बेटा क्या आती थी? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। और ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट जाएगी बेटा फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में। ब्रैकेट्स में लिखना नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट कहां जाएगी बेटा? फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में। लो, ये आपका बेटा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट हो गया। तो बेटा बताओ कॉस्ट शीट कहां तक बन गई मेरी? नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक बेटा बन गई कॉस्ट शीट। कॉपी करो इसे। देखा आपने, नोटिस किया है बन कॉस्ट शीट ही रही है, बस थोड़ा सा ट्रीटमेंट ही थोड़ा सा लेंदी हो गया है और कोई बात नहीं है बेटा। अच्छा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक आ गया। अब सुनो अगला। अब अगला अकाउंट आता है बेटा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। तो सबसे पहले तो बेटा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट का आएगा ओपनिंग बैलेंस। फिर ये देखो, ये जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में डेबिट हुई, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में डेबिट हो जाएगी टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। ब्रैकेट्स में लिखना नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब सुनो बेटा, देखना कॉस्ट शीट ही चल रही है बेसिकली। ये देखो, मुझे एक बात बताओ बेटा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, अच्छा खैर वो वाले तो खर्चे हैं नहीं ना, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइमरी पैकिंग, वो सब तो है नहीं। तो यही कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाती है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सुनो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बाय साइड पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बेटा ये क्या आती है हमारी? कॉस्ट ऑफ, क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन बेटा दो मिनट बेटा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, लेकिन बेटा ये जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट में। है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही, लेकिन जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट में। है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन जाएगी कौन से अकाउंट में? कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट। तो अब मुझे बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आ गया था, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक बेटा मेरा काम हो गया। ठीक है, अब एक काम करो, आपने फिनिश गुड्स अकाउंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट किया ना,
तो बेटा आगे जाके हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनाया था, उसे डेबिट करो। ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट, इसे डेबिट करो टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ब्रैकेट्स में लिखना ये है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक बेटा आ गया। अब आ जाओ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एंट्री पूछूंगा आपसे बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इंकर करे। एंट्री बनाते हो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स टू कैश, कैश तो बनेगा नहीं, तो आ जाएगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। अच्छा ऐसे ही बेटा सेलिंग ओवरहेड्स का भी बनाओ, सेलिंग ओवरहेड्स इंकर्ड, सेलिंग ओवरहेड्स टू कैश, कैश तो है नहीं, तो उसकी जगह आ जाएगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। और बेटा ये दोनों अकाउंट्स ना कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट में। ये दोनों लो बचे, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर हो गया, और सेलिंग ओवरहेड्स भी आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट में बेटा आ जाएंगे टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट और टू सेलिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। टू सेलिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। तो बेटा अगर नोटिस करो तो बात तो बेटा वही आ गई ना, ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स प्लस सेलिंग ओवरहेड्स क्या आ जाता है बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटा ट्रांसफर होंगी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रांसफर होंगी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। करो बेटा यहां तक, ये ट्रांसफर होंगी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और कॉस्टिंग पीएल में लिखो बेटा टू टू क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट। अच्छा अब बेटा एक मुझे एंट्री सेल्स की बताना। सपोज कैश सेल्स हैं तो क्या एंट्री बनाओगे, कैश डेबिट टू सेल्स, कैश तो बनता नहीं तो क्या बनेगा, जीएलए डेबिट टू सेल्स। अच्छा क्रेडिट सेल्स की क्या एंट्री बनाओगे बेटा, डेटर डेबिट टू सेल, डेटर अकाउंट तो बनता नहीं तो क्या आएगा, जीएलए डेबिट टू सेल। मतलब कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो बेटा एंट्री तो एक ही होनी है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल। और ये सेल्स ट्रांसफर हो जाएंगी कॉस्टिंग पीएल में, ये सेल्स ट्रांसफर हो जाएंगी कॉस्टिंग पीएल में। और कॉस्टिंग पीएल में लिखोगे बाय सेल्स कंट्रोल अकाउंट। समझ आया बेटा। अच्छा इसके अलावा बेटा कॉस्टिंग पीएल में और क्या आएगा, वो आया था ना फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट में, ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन है तो बाय साइड पे आ जाएगा, बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट ओवर एब्जॉर्प्शन। और अंडर एब्जॉर्प्शन है तो टू साइड पे आ जाएगा, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। ब्रैकेट्स में लिखो अंडर एब्जॉर्प्शन। और बेटा जो बचेगा ना वो आपका प्रॉफिट होगा, जो ट्रांसफर होगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में। ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा बेटा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये वो 10 अकाउंट्स हैं जो बेटा आपको क्या करने हैं, प्रिपेयर। तो बेसिकली आपने नोटिस करा बेटा हमने करा कुछ नहीं है, कॉस्ट शीट ही बनाई है, बस थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है बेटा, लेंदी तरीके से बनाई है। कॉपी कर लो। चलो क्वेश्चंस बेटा इसके नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको, कॉपी कर लो। ये कर लिया बेटा। चलो अच्छी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।